हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण एसिड बेस एंड साल्ट का लेक्चर 7। ओके, तो बिना देर किए चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक है आयनीकरण, ओके, जिसको इंग्लिश में आयोनाइजेशन भी कहा जाता है। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग आयनीकरण के बारे में समझते हैं कि आयनीकरण आखिर होता क्या है। ओके, आयनीकरण जब किसी पदार्थ को जलीय विलयन में घोला जाता है तो वह अपने अवयव अर्थात धन आयन एवं ऋण आयन में विभक्त हो जाता है। यह प्रक्रिया आयनीकरण या आयोनाइजेशन कहलाता है। ओके, तो चलिए इसको समीकरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट था, कोई पदार्थ लेते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। ओके, NaCl लेते हैं। ओके, तो इसको क्या है, किसी भी जलीय विलयन में घोला जाता है तो क्या है, धन आवेशित आयन अर्थात Na प्लस एवं ऋण आवेशित आयन Cl माइनस में विभक्त हो जाता है। ओके, तो चलिए आयनीकरण के जो डेफिनेशन है उसको इस समीकरण के द्वारा समझते हैं। जब किसी पदार्थ को जलीय विलयन में घोला जाता है तो वह अपने अवयव धन आयन एवं ऋण आयन में विभक्त हो जाता है। यह प्रक्रिया आयनीकरण या आयोनाइजेशन कहलाता है। आयनीकरण या आयोनाइजेशन किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, जब किसी पदार्थ को जलीय विलयन में घोला जाता है तो वह अपने अवयव धन आयन एवं ऋण आयन में विभक्त हो जाता है। यह प्रक्रिया आयनीकरण या आयोनाइजेशन कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को आयनीकरण या आयोनाइजेशन समझ आ होगा कि आयनीकरण किसे कहते हैं। ओके, अम्ल एवं क्षारों के जलीय विलयन के व्यवहार को समझने का प्रयास समय समय पर कई वैज्ञानिकों ने किया। ओके, तो अम्ल एवं क्षार क्या है, जलीय विलयन में किस प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करता है, इसका अध्ययन क्या है, समय समय पर कई वैज्ञानिकों ने किया। स्वीडन के वैज्ञानिक आरेनियस ने सन 1884 में अपने अवलोकनों के आधार पर कहा कि अम्ल और क्षारों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। ओके, तो जो स्वीडन के वैज्ञानिक आरेनियस है उन्होंने 1884 में क्या है, ऑब्जर्वेशन किया अर्थात अवलोकन किया और इस प्रकार से अपने अवलोकन के आधार पर कहा कि जो अम्ल एवं क्षार है उसमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। उनके अनुसार अम्ल एक ऐसा अणु है जो कि जलीय विलयन में धन आवेशित हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ तथा एक ऋण आवेशित आयन में वियोजित होता है। ओके, तो आरेनियस के अनुसार क्या है, जो अम्ल एक ऐसा अणु है जो कि जलीय विलयन में धन आवेशित आयन अर्थात H+ आयन तथा एक ऋण आवेशित आयन में वियोजित अर्थात विभक्त हो जाता है। ओके, इसी प्रकार क्षार जलीय विलयन में ऋण आवेशित हाइड्रोक्साइड आयन OH- और एक धन आवेशित आयन में वियोजित होता है। ठीक इसी प्रकार क्षार भी क्या होता है, जो जलीय विलयन में ऋण आवेशित आयन अर्थात OH- अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन एवं धन आवेशित आयन में वियोजित होता है। ये आयन उपरोक्त क्रियाकलाप 6 में विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी है। ओके, तो इस प्रकार से जैसे कि हम लोगों ने क्रियाकलाप 6 में देखा था कि जो अम्ल एवं क्षार क्या होता है, वह धन आयन एवं ऋण आयन दोनों क्या करता है, प्रदर्शित करता है अर्थात धन आयन एवं ऋण आयन में वियोजित हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल के द्वारा समझा था, जैसे कि मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ, जैसे कि ACl। ओके, तो ACl क्या करता है, जलीय विलयन में क्या हो जाता है, यह जैसे कि इसी में डिनोट कर देते हैं जलीय विलयन। ओके, तो इसमें क्या हो जाता है, यह H+ एवं Cl- में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ओके, ठीक इसी प्रकार हम लोगों ने हाइड्रोक्सिन क्षार अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में देखा था। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, वह Na+ धन आयन एवं OH- ऋण आयन में विभक्त हो जाता है। ओके, तो आरेनियस के अनुसार क्या है कि जो अम्ल होता है जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ओके, तो जो अम्ल क्या वह जलीय विलयन में क्या होता है, वह हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ एवं ऋण आवेशित आयन में विभाजित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जो क्षार होता है वह जलीय विलयन में क्या है, वह ऋण आवेशित आयन एवं धन आवेशित आयन में क्या होता है, विभाजित हो जाता है अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन अर्थात OH- एवं धन आवेशित आयन में विभाजित हो जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण प्रदर्शित है, जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे कि इसको जलीय विलयन में करते हैं तो क्या हो जाता है, वह क्या है, H+ आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन एवं ऋण आवेशित आयन में वियोजित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात जो क्षार है क्या है, इसको भी जलीय विलयन में क्या करता है, जलीय विलयन में क्या करता है, इसको घोलते हैं अर्थात जलीय विलयन की उपस्थिति में क्या होता है, यह भी OH- अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन एवं धन आवेशित आयन में वियोजित अर्थात विभाजित हो जाता है। ओके,
आयनीकरण या आयोनाइजेशन मुख्यतः पदार्थ की विलयन में सांद्रता और उसके आयनों में वियोजित होने की क्षमता पर निर्भर करता है। ओके, तो जो आयनीकरण या फिर जो आयोनाइजेशन वह किस पर डिपेंड करता है, तो मुख्यतः पदार्थ की सांद्रता एवं उसके आयनों में वियोजित होने की क्षमता पर निर्भर करता था। जो आयनों के जो वियोजित होने की जो क्षमता इसी पर ही निर्भर करता है। ओके, स्वांते अगस्त ऑरेनियस। स्वांते अगस्त ऑरेनियस 1859 to 1927। ओके, वे स्वीडन के वैज्ञानिक थे। उन्होंने जलीय विलयन में आयनिक पदार्थों की विद्युत चालकता को समझा। ओके, तो जो स्वांते अगस्त ऑरेनियस क्या थे, वह स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जलीय विलयन में आयनिक पदार्थों की विद्युत चालकता को समझा, अर्थात जलीय विलयन में किस प्रकार से आयनिक पदार्थों से विद्युत का चालन होता है इसके बारे में समझा। उन्होंने सुझाव दिया कि आयनिक पदार्थ जलीय विलयन में अपने अवयवी आयनों अर्थात धन आयन एवं ऋण आवेशित आयनों में विभक्त हो जाते हैं तथा यही आयन विद्युत का चालन करते हैं। ओके, तो उन्होंने आर्यनियस ने सुझाव दिया कि जो आयनिक पदार्थ होता है वह जलीय विलयन में क्या होता है, अपने अवयवी आयन जैसे कि धन आयन एवं ऋण आयन में विभक्त हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें विद्युत का चालन होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं H2SO4 जैसे कि COH2 क्या है, धन आयन एवं ऋण आयन में विभाजित हो जाता है, जिसकी वजह से विद्युत का चालन होता है। उन्होंने अम्ल और क्षार के गुणों को H+ आयन तथा OH- आयन के बनने के आधार पर समझा। ओके, तो उन्होंने अम्ल और क्षार के गुणों को क्या H+ आयन तथा OH- आयन के बनने के आधार पर समझा कि जो अम्ल होता है क्या करता है, वह H+ आयन एवं ऋणावेशित आयन में वियोजित होता है, जबकि जो क्षार होता है वह OH- आयन एवं धनावेशित आयन में वियोजित अर्थात विभाजित होता है। उन्हें सन 1903 में नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया, अर्थात इस प्रकार से क्या इसी के पक्ष में क्या था, जो अम्ल एवं क्षार के इसके बारे में अध्ययन किया, जिसकी वजह से उन्होंने क्या है 1903 में क्या है स्वांते अगस्त ऑरेनियस को नोबेल पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन हावी अम्ल है? ओके, तो चलिए समझते हैं कि ये जितने भी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है क्या वो अम्ल है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। क्रियाकलाप 7। ओके, तो इसको हम लोग क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। एक 100 ml के बीकर में 50 ml ग्लूकोज विलयन लेकर उपकरण को क्रियाकलाप 6 में अनुसार व्यवस्थित करें। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, तो एक 100 ml का बीकर लेते हैं जिसमें क्या है 50 ml ग्लूकोज विलयन लेता है। ओके, उसके पश्चात क्या करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने क्रियाकलाप 6 में कुछ समझा था, ठीक उसी प्रकार से क्या है जो क्रियाकलाप 7 में क्या है उसी प्रकार से हम लोग इसको व्यवस्थित करते हैं। क्या बल्ब जला? तो बल्ब नहीं जलता। ओके, क्रियाकलाप 6 में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए जाने पर बल्ब का जलना यह इंगित करता है कि इस सेल अणु के आयनन के पश्चात H+ आयन बनता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने क्रियाकलाप 6 में देखा था, जो कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है क्या होता है उसमें क्या होता है, जो जलीय विलयन के उपस्थिति में क्या होता है वह इस सेल का आयनन होता था, वह H+ आयन एवं सेल आयन उसमें क्या हो जाता है वह विभक्त हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है विद्युत धारा का प्रवाह होता है एवं बल्ब जलता है, जबकि ग्लूकोज विलयन में H+ आयन नहीं बनते। ओके, तो यह जो क्रियाकलाप 7 में क्या बल्ब क्यों नहीं जला, क्योंकि इसमें हम लोगों ने ग्लूकोज लिया था। ओके, तो जो ग्लूकोज क्या होता है इसका आप लोग याद रखिएगा कि जो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। ओके, तो किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो ग्लूकोज के द्वारा क्या है बल्ब क्यों नहीं जला, जबकि ग्लूकोज विलयन में H+ आयन नहीं बनता था, इसमें H+ आयन नहीं बनता है, जिसकी वजह से क्या है इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इस वजह से बल्ब नहीं जला। अतः यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे सभी यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र में हाइड्रोजन होता है वे अम्ल ही होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित हो उसमें वह अम्ल ही होते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? ओके, तो चलिए समझते हैं क्या जो अम्ल होते हैं वह केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। क्रियाकलाप 8। तो चलिए इसको भी हम लोग क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। ओके, एक शुष्क परखनली में लगभग 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लीजिए। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग एक शुष्क परखनली अर्थात सूखे परखनली में क्या लेते हैं हम लोग 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेते हैं। ओके, तो सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl होता है। ओके, सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। ओके,
इसमें 1 से 2 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल परख नली की दीवार की सहायता से डालिए। ओके, तो जो सोडियम क्लोराइड में हम लोग क्या करते हैं, 1 से 2 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। अब इस सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला H2SO4 होता है। ओके, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो H2SO4। ओके, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हमको क्या लेना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल की जो मात्रा होगा वह अधिक होगा। ओके, क्या परख नली से कोई क्या परख नली से कोई गैस बाहर निकलती है, तो हाँ, परख नली से गैस बाहर निकलती है। कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो चलिए इसको अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया था, NaCl था, सोडियम क्लोराइड लिए थे। उसके पश्चात क्या लिया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ओके, तो ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाता है, तो सबसे पहले बनाता है सोडियम सल्फेट NaSO4। ओके, तो सोडियम सल्फेट का जो फार्मूला क्या होता है, Na2SO4। ओके, सोडियम सल्फेट बनाता है। चूंकि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के केवल एक ही मॉलिक्यूल लिए हैं, ओके, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि जो सोडियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर हमको सोडियम का 2 मॉलिक्यूल की आवश्यकता है, इस वजह से यहाँ पर क्या लिए, 2 लिए। ओके, तो Na2SO4 बनाता है। यहाँ पर बचा क्या, तो यहाँ पर क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स बचे, यहाँ पर हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स, अर्थात दोनों आपस में मिलकर HCl का निर्माण करते हैं, 2HCl। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, अभिक्रिया होता है। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया है क्या परखनली से गैस क्या परखनली से कोई गैस बाहर निकलती है, तो हाँ, परखनली से गैस बाहर निकलते हैं। तो कौन सा गैस बाहर निकलती है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसमें जो निकलने वाले जो गैस है वह हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। ओके, तो HCl के बारे में हम लोग ने जाना था कि जिसको हम लोग क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसके साथ ही जो HCl को क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस था। ओके, तो यहाँ पर जो बनने वाले जो गैस वो क्या है, इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। ओके, HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो क्या परखनली से कोई गैस बाहर निकलती है, तो हाँ, तो निकलने वाली गैस हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ओके, अब परखनली के मुंह के समीप शुष्क नीला लिटमस पेपर लेता है। ओके, तो अब परखनली के मुंह के समीप क्या लगते हैं, हम लोग शुष्क अर्थात सूखे नीला लिटमस पेपर को लेते हैं। ओके, क्या नीले लिटमस पेपर का रंग बदला, तो नीले लिटमस पेपर का रंग नहीं बदला। ओके, अब परखनली के मुंह के समीप गीला लिटमस पेपर ले जाए। ओके, तो अब इस परखनली के समीप क्या लगता है, हम लोग गीला लिटमस पेपर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग चित्र में देख सकते हैं, चित्र 5 HCl का परीक्षण। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का परीक्षण। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है अनार्द्र कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली। अनार्द्र से तात्पर्य क्या होता है, तो अनार्द्र अर्थात सूखा, सूखा कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली। ओके, तो यहाँ पर प्रदर्शित है परख नली, सोडियम क्लोराइड, सांद्र H2SO4। ओके, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ भी प्रदर्शित है परख नली, कार्क, निकास नली, आर्द्र नीला लिटमस पत्र, आर्द्र अर्थात गीला नीला लिटमस पत्र। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि अब परखनली के मुंह के समीप गीला लिटमस पेपर ले जाए। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, परखनली के समय क्या करते हैं, आर्द्र नीला अर्थात गीला नीला लिटमस पेपर लेते हैं। क्या अब नीले लिटमस पेपर का रंग बदला, तो हाँ, अब इस स्थिति में नीले लिटमस पेपर का रंग बदलता है। ओके, तो रंग बदलता है, कौन से कलर बदलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नीला लिटमस पेपर है। ओके, तो ये कौन से कलर में बदलता है, तो लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित हो जाता है। क्यों, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था, आई होप आप लोगों को याद होगा, ABR एवं BRB। कौन कौन से ट्रिक, ABR एवं BRB। ओके, तो इससे क्या तात्पर्य होता है, ए से एसिड, बी से ब्लू, आर से रेड। ओके, तो ए किसको प्रदर्शित करता है, यह एसिड को प्रदर्शित करता है, और बी किसको प्रदर्शित करता है, बेस अर्थात एसिड अर्थात अम्ल। अम्ल क्या करता है, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको रेड में कन्वर्ट करता है, और जो बेस होता है अर्थात जो क्षार होता है वह रेड लिटमस पेपर को ब्लू में परिवर्तित करता है। ओके, चूंकि यहाँ पर क्या लिए है, नीले लिटमस पेपर, अर्थात जो HCl है वो क्या करता है, वह ब्लू लिटमस पेपर अर्थात नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, रेड लिटमस पेपर अर्थात लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देता है। ओके, शिक्षकों के लिए निर्देश, यदि हवा में नमी हो तब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के परीक्षण से पहले उसे अनार्द्र कैल्शियम क्लोराइड से भरी नली में प्रवाहित कर शुष्क कर ले। ओके, तो यह निर्देश है कि यदि हवा में क्या ये नमी हो तो इस स्थिति में क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के परीक्षण से उसे क्या पहले क्या है, अनार्द्र अर्थात सूखी कैल्शियम क्लोराइड से भरी नली में प्रवाहित कर शुष्क कर ले। अर्थात जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है सूखी कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली। ओके,
उपरोक्त अवलोकन से यह पता चलता है कि इस सेल केवल पानी की उपस्थिति में ही अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्योंकि पानी के संपर्क में ही यह अपने हाइड्रोजन परमाणु को H+ आयन के रूप में अलग करता है। ओके, तो इस प्रकार से इस अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जो इस सेल है था जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस वो क्या करता है, वह जलीय विलयन की उपस्थिति अर्थात पानी के संपर्क में क्या है अपने हाइड्रोजन परमाणु को H+ आयन के रूप में अलग करता था। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि जो ई सेल है क्या होता है, वह पानी की उपस्थिति में ही अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, जिसकी वजह से क्या है वह H+ आयन धनायन एवं ऋणायन में विभक्त होता है। कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो पानी के संपर्क में आकर OH- आयन हाइड्रोक्साइड देते हैं, ये क्षार कहलाते हैं, जैसे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि। ओके, तो जो क्षार इसके जस्ट अपोजिट होता है। क्षार क्या करता है, वह भी पानी के संपर्क में आकर क्या देता है, OH- आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देता है, साथ ही धनावेश देता है। जैसे कि यहाँ पर NaOH का देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या करता है, वह Na+ एवं OH- आयन देता है। ओके, कोई भी अम्ल या क्षार कितना प्रबल या दुर्बल है यह उसके आयरन की मात्रा पर निर्भर करता है। ओके, तो कोई भी अम्ल या क्षार कितना प्रबल या फिर दुर्बल है किस पर डिपेंड करता है, तो वह उसके आयरन की मात्रा पर निर्भर करता है। ओके, अब ये आयरन क्या होता है, तो चलिए आयरन के बारे में समझते हैं कि आयरन होता क्या है। ओके, जब किसी विद्युत अपघट्य, ओके, तो अब ये विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो वह पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ये अम्ल, क्षार या लवण भी हो सकता है। ओके, तो क्या होता है विद्युत अपघट्य, जिसके जलीय विलयन में क्या होता है विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे ही विद्युत अपघट्य कहते हैं। उसमें अम्ल हो सकता है, क्षार हो सकता है या फिर लवण हो सकता है। ओके, तो आयनन किसे कहते हैं, तो जब किसी विद्युत अपघट्य को जल में घुला जाता है तो वह धनायन तथा ऋणायन में विभक्त हो जाता है। अतः विद्युत अपघट्य की धनायन तथा ऋणायन में विभक्त होने की घटना आयनन कहलाते हैं। आयनन किसे कहते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं, इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं, विद्युत अपघट्य के धनायन तथा ऋणायन में विभक्त होने की घटना आयनन कहलाती है। ओके, प्रबल अम्ल तथा क्षार के पूर्ण अणु पूर्णतः आयनित होता है, जबकि दुर्बल अम्ल तथा क्षार के अणु आंशिक रूप से आयनित होते हैं। ओके, तो जो प्रबल अम्ल जो प्रबल क्षार के जो अणु होता है क्या पूर्ण रूप से आयनित होता है, जबकि जो दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार के जो अणु होता है वह आंशिक रूप से अर्थात कम रूप से आयनित होता है, अर्थात पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। अर्थात दुर्बल अम्ल या क्षार के विलयन में उनके कुछ ही अणु आयनित होता है, ज्यादातर अणु अनायनित रहता है। अर्थात इस प्रकार से जो दुर्बल अम्ल या जो दुर्बल क्षार के जो विलयन में जो आयन के अणु होते हैं क्या पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आओगे। ओके, तो चलिए अब इस पूरे जो अभिक्रिया है अर्थात जो पूरी क्रियाकलाप है, जो क्रियाकलाप 8 है उसको क्या है इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, तो हम लोगों ने एक शुष्क प्रश्नाली लिया था जिसमें क्या है 1 ग्राम क्या था सोडियम क्लोराइड लिया था। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया था एक प्रश्नाली लिया जिसमें सोडियम क्लोराइड लिया। इसके पश्चात क्या हम लोगों ने सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लिए। ओके, तो जो सोडियम क्लोराइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या एक दूसरे के साथ क्रिया करके क्या बनाता है सोडियम सल्फेट बनाता है, साथ ही इस सेल अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का निर्माण करता है। ओके, इसके पश्चात क्या होता है जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्या होता है एक गैस बाहर निकलते हैं, तो इस गैस को पहचान करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं इसके मुंह के जो परख नली के मुंह के समीप क्या है शुष्क अर्थात सूखा नीला लिटमस पेपर लेते हैं, तो इसमें कोई परिवर्तित नहीं होता है। जब इस परख नली के समीप क्या है आर्द्र नीला लिटमस पत्र अर्थात गीला नीला लिटमस पत्र लिखते हैं, तो उसकी जो और लिटमस पेपर है उसमें क्या होता है परिवर्तित होता है, अर्थात वो क्या हो जाता है रेड में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात जो लिटमस पेपर का रंग है वह बदल जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि जो HCl होता है अर्थात जो जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वह पानी की उपस्थिति में ही अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि यह पानी के संपर्क में ही हाइड्रोजन आयन को H+ आयन के रूप में अलग करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। ओके, प्रश्न पहला, निम्नलिखित में से अम्लों को पहचानिए। ओके, तो यहाँ पर प्रश्न पहला है निम्नलिखित में से अम्लों को पहचानिए, जैसे कि यहाँ पर एलिमेंट्स का नाम है जैसे कि कंपाउंड्स अर्थात यौगिक है HNO3 Na2CO3 COH2HCl। ओके, तो इसका नाम क्या है HNO3 जिसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, Na2CO3 जिसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एवं HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहता है। ओके,
दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल तथा अमोनियम हाइड्रॉक्साइड दुर्बल क्षार है, समझाइए। तीसरा है जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड के कुछ टुकड़े को सूखे लाल लिटमस पर रखा जाता है तब प्रारंभ में रंग में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, किंतु कुछ समय पश्चात उसका रंग नीला होने लगता है, कारण समझाइए। ओके। चौथा, ग्लूकोज और स्टार्च के जेली विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते जबकि सल्फ्यूरिक तथा एसिटिक अम्ल करते हैं, क्यों? ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में हम लोग क्या है अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।